दी ओसा न्यूबी एडवेंचरर एपिसोड नंबर 8। एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। रिक एंजेलिका को ट्रेनिंग देने की तैयारी करता है। वो एंजेलिका के पैरों में 2 बॉल्स और हाथों में 2 बॉल्स बांधता है और उसे 30 किलोमीटर भागने के लिए कहता है। एंजेलिका तो पहले ये सब देखकर काफी डर जाती है। वो एक रस्सी लेकर एंजेलिका के कमर पर बांधता है और दूसरी तरफ से अपने कमर को बांध लेता है और वहां से तेजी से भागने लगता है। एंजेलिका को भी उसके पीछे भागना पड़ता है। एंजेलिका रिक से पूछती है, इसकी क्या जरूरत थी? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? इस पर रिक उसे कहता है, अगर कोई तुम्हें सामने से तेजी से खींचे तो तुम्हारे शरीर को फास्ट मूवमेंट करने की आदत पड़ जाएगी। हम इसे बेबी चिकन रनिंग कहते हैं। तुम इस ट्रेनिंग की मदद से काफी ताकतवर बन जाओगी। आगे एंजेलिका कहती है, इससे तो मैं मारी जाऊंगी, मैं अपने लिमिट तक पहुंच चुकी हूँ। इस पर रिक कहता है, अगर तुम अपने लिमिट तक पहुंच गई हो तो तुम और ट्रेनिंग कर कर अपनी लिमिट को और बढ़ा सकती हो। अब सिर्फ 6 घंटे और भागना है। फिर 6 घंटे बाद एंजेलिका की हालत काफी खराब हो चुकी थी। उसे लगा कि वो अब नहीं बचेगी। मैं अपने पैरों को महसूस नहीं कर पा रही हूँ, कहीं वो पीछे तो नहीं छूट गए। आगे रिक कहता है, जब रियनेट्टे ने मुझे इस तरह से ट्रेन किया था मैं तो पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। पहले दिन के ट्रेनिंग में तो मैं 3 बार मर चुका था। इस पर एंजेलिका कहती है, मैं तो पहले से ही जानती थी कि तुम मुझे यहाँ मारने के लिए लाए हो, लेकिन मैं किसी तरह बच गई। इस पर रिक कहता है, ऐसे कैसे? अभी तो सिर्फ दोपहर ही हुई है। हम बस छोटा सा लंच ब्रेक लेंगे, इसके बाद तुम्हारी ट्रेनिंग फिर से शुरू। इस पर एंजेलिका रोते हुए रिक से कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्या तुम्हारे कान काम करना बंद कर चुके हैं? तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ट्रेनिंग का 5वां दिन दिखाया जाता है। इतने दिन ट्रेनिंग करने के बाद एंजेलिका में थोड़ा सा बदल हो चुका था। नहीं, मैं ये बदल की बात नहीं कर रहा हूँ। आगे एंजेलिका सोचते हुए कहती है, इसने तो मुझे ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ बुलाया था, लेकिन ये तो मुझे यहाँ रोज टॉर्चर करने लगता है। अब तो मैं यहाँ आ चुकी हूँ तो रिक मुझे यहाँ नहीं ढूंढ पाएगा। तभी रिक वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसे देखकर एंजेलिका की हवा टाइट हो जाती है और उससे कहता है, तुम तो यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ चुका हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि तुम वहाँ से क्यों भाग गई। मैं भी अपने 2 साल की ट्रेनिंग में कई बार भाग चुका हूँ और हजारों बार तो मर भी चुका हूँ। हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिक मर चुका था। एशोक एलिस रिटे का माना लेता है और रिक को वापस से जिंदा कर देता है। आगे एशोक रिक से कहता है, अभी एलिस रिटे ने मुझे अपना माना दिया जिससे मैं तुम्हें और 2000 बार जिंदा कर सकता हूँ। तो चलो अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं। आगे रिक कहता है, मुझे तो बार बार मरने की आदत सी हो चुकी थी। आगे एंजेलिका कहती है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, इतने बार मरने के बाद भी तुम 2 साल तक टिक कैसे गए? इस पर रिक उसे कहता है, एक वक्त ऐसा आ गया था कि मैं हार मान चुका था। फिर मास्टर ब्रूस्टॉन्ग ने मुझसे कहा, तुम हार मानने के पछतावे को और अभी के सफरिंग को एक तराजू के अंदर डालकर तोलो तो कौन सा पगड़ा हल्का होगा? और आखिर में सफरिंग ही ज्यादा मुश्किल लगने लगता है। फिर मास्टर ब्रूस्टॉन्ग ने मुझसे कहा, अगर तुम हार भी मानना चाहोगे तो मैं तुम्हारे इस फैसले की इज्जत करूंगा और तुम्हें वापस अपने घर भेज दूंगा, लेकिन मेरे लिए तो यही सुनना ज्यादा बेहतर लगा। आगे एंजेलिका कहती है, तुम तो जानते ही हो कि मैं नोबल ट्रेडिशन से कितना नफरत करती हूँ। मैंने हर चीज सीखी, सोशल पार्टी में डांसिंग, मेकअप और कपड़े कैसे पहने जाते हैं, ये सब उन्होंने कई बार मुझे सिखाया, लेकिन इसमें से मुझे एक भी सूट नहीं हुआ। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं रिमुथ फैमिली को कंट्रीब्यूट करूंगी। सिर्फ एक नोबल लेडी ही नहीं बल्कि कोई ऐसी जो लड़ भी सकती है। इसीलिए मैंने फर्स्ट स्पेशल क्लास वुमेन नाइट बनी। आगे रिक एंजेलिका से कहता है, तुम्हारी फाइटिंग स्टाइल ज्यादातर एक स्वॉर्डमैनशिप की तरह रही है और तुम एक तलवार के साथ ज्यादा ताकतवर बन जाती हो। इस पर एंजेलिका कहती है, लेकिन फाइटर्स को कोई भी हथियार के साथ लड़ने के लिए मना किया है। इस पर रिक कहता है, इसीलिए मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अपने हाथों को तलवार की तरह कैसे यूज करते हैं। इसीलिए मैंने रियनेट्टे को यहाँ बुलाया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एंजेलिका की अगली फाइट। एंजेलिका की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो दिखने में काफी डरावनी लग रही थी और मैच स्टार्ट होते ही एंजेलिका अपोनेंट को एक ही पंच में नॉकआउट कर देती है और वो ये मैच जीत जाती है।
मैच खत्म होने के बाद एंजेलिका काफ़ी नाराज लग रही थी। थोड़ी देर बाद एलिस रिटे और मिजट वहाँ पर आ जाते हैं। मिजट ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि वो और यहाँ मौजूद है। वो कहता है, मैं तब तक यकीन नहीं करूँगा जब तक मैं उसे अपने आंखों से नहीं देख लेता। थोड़ी देर बाद मिलेशिया वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर मिजट उस पर लाइन मारने की कोशिश करता है। साला ये तो है ही हरामी। तभी एसोक वहाँ पर पहुँच जाता है। फिर ये सब लोग मिलेशिया के रेस्टोरेंट पर जाते हैं खाना खाने के लिए। एलिस रिटे कहती है कि वो भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहती है, लेकिन रिक उसे ये कहकर मना कर देता है कि तुम पूरे वेन्यू को ही तबाह कर दोगी। एसोक एलिसिया से कहता है, तो तुमने भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है? इस पर एंजेलिका कहती है, हाँ, और मैं रिक और रियनेटे से ट्रेनिंग भी ले रही हूँ। इस पर एसोक उसे कहता है, ट्रेनिंग करना काफ़ी अच्छी बात है। फिस्ट किंग टूर्नामेंट अभी स्टार्ट हो चुका है। जो भी क्वालिफाई हो चुके हैं वो सभी एक लाइन में खड़े हो जाते हैं, जहां पहली मैच हेरमन वर्सेस गीस रिजरेक्ट की होगी। इसके बाद दूसरी मैच होगी एंजेलिका वर्सेस डग। तीसरी मैच रिक वर्सेस सीरीना। ये सुनकर रिक कहता है, अच्छा हुआ कि मेरी मैच एसोक के साथ नहीं हुई, वरना मैं तो सीधा हार मान लेता। फिर फिफ्थ मैच डॉनी वर्सेस एसोक। एट मैच एडी ग्रेस वर्सेस केल्विन। ये सब सुनकर एंजेलिका कहती है, क्या तुमने गौर किया, यहाँ जितनी भी मैच खेली जाएगी, गीस की मुलाकात एसोक या केल्विन से तब तक नहीं होगी जब तक कि वो फाइनल तक नहीं पहुँच जाता। यानी कि वो टफ अपोनेंट के साथ तब तक फाइट नहीं कर सकता। यानी कि ये सब मैच को पहले ही फिक्स किया गया है, जिससे सभी को ऐसा लगेगा कि गीस काफ़ी ताकतवर है, क्योंकि वो सबसे ताकतवर के साथ लड़ेगा ही नहीं। मेरी मुलाकात उससे सेकंड राउंड में होगी, तब मैं उनके प्लान को चौपट कर दूंगी। आगे एसोक और रिक वहाँ से जाने लगते हैं। तभी केल्विन उसे रोक लेता है। एसोक उससे कहता है, हम जल्द ही वो बेल्ट हासिल कर लेंगे और तुमसे सेमीफाइनल में मुलाकात होगी। हमें केल्विन का एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिम ओनर केल्विन को अपने जिम पर ले आता है। केल्विन कहता है, वो बंदा कहाँ है जो टॉप 4 में है, क्या मैं उसे मार सकता हूँ? इस पर रेफरी उससे कहता है, अगर तुमने किसी को मार दिया तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। कोई हथियार या कोई आर्मर नहीं पहनना है और जो भी आखिरी तक खड़ा रहेगा बस वही जीतेगा। इस पर केल्विन कहता है, अगर तुम्हें चोट लग गई तो बाद में मुझे मत कहना। वो काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट लगता है और थोड़ी देर बाद वो काफ़ी पिट जाता है और हार जाता है। आगे रेफरी कहता है, तुमने बिना ट्रेनिंग किए ही गैरन के सामने इतनी देर टिक पाए। अगर तुम थोड़ी और ट्रेनिंग करोगे तो तुम काफ़ी ताकतवर फाइटर बन जाओगे। इसके बाद केल्विन काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग लेता है। वो जब भी ताकतवर अपोनेंट से हार जाता है तो वो और भी हार्ड ट्रेनिंग करने लगता है और वो इसी तरह चैंपियन बन चुका था, जिसे देखकर सभी लोग काफ़ी दंग रह चुके थे। फिर अगले सीन में पहली मैच शुरू हो जाती है, जहाँ हेरमोन और गीस आपस में लड़ेंगे। हेरमोन गीस पर काफ़ी हमले करने लगता है, लेकिन गीस को इस हमले का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो काफ़ी मेहनत से लगातार पंच मारने लगता है। फिर गीस उसे एक ही पंच में नॉकआउट कर देता है और वो वहाँ से चले जाता है, जिसे देखकर एंजेलिका कहती है, वो काफ़ी ताकतवर है। इस पर रिक कहता है, लेकिन फिर भी उसके मूवमेंट अलग ही लग रहे थे, ये काफ़ी अजीब है। इसके बाद एंजेलिका भी अपने अपोनेंट को हरा देती है। दूसरी तरफ रिक और मास्टर एसोक ये दोनों भी अपने अपोनेंट को हरा देते हैं। इसके बाद एडी और केल्विन की फाइट शुरू हो जाती है। केल्विन उसे एक ही पंच में नीचे गिरा देता है, जिसे देखकर रिक कहता है, उसके रिफ्लेक्सेस काफी तेज है, उसे पहले ही पता चल गया था कि वो कहां से हमला करेगा। इस पर एसोक कहता है, उसने सेंस ऑफ स्मेल को काफी ट्रेन किया है, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल और एड्रेनालाइन को सेंस कर सकता है। हम एक तरह से उसे फोरसाइट भी कह सकते हैं। वो काफी अच्छा फाइटर है। तभी हम देखते हैं कि केल्विन नीचे गिर चुका था, जिसे देखकर सभी लोग दंग रह चुके थे। इस पर रियनेटे कहती है, वो जानबूझकर नीचे गिर गया। फिर केल्विन अपोनेंट को एक ही पंच में नॉकआउट कर देता है, जिससे वो ये मैच जीत जाता है। फिर अगले दिन एंजेलिका और गीस की फाइट देखने के लिए रिक काफी एक्साइटेड था। तभी स्नेप वहां आ जाता है और रिक से कहता है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? रिक उसे पूछता है कि तुम वीआईपी रोज में क्यों नहीं बैठे। इस पर स्नेप कहता है, तुम्हें तो पता ही है, आज जो फाइट होगी उसमें एक तरफ मेरा भाई है और दूसरी तरफ मेरी फियांसे, तो मुझे ये फाइट थोड़ा नज़दीक से देखनी है। फिर एंजेलिका गीस से कहती है, आज मैं तुम्हारी अपोनेंट हूँ
इस पर गीस उससे कहता है, भाई ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे चेहरे को चोट ना पहुंचाऊं ताकि तुम उसके शादी में खूबसूरत लगो। इस पर एंजेलिका कहती है, हवा में उड़ना बंद करो, मैं तुम्हारी सारी हवा निकाल दूंगी, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि हार्ड वर्क किसे कहते हैं। इस पर गीस कहता है, तो तुम सिर्फ ट्रेनिंग के दम पर उछल रही हो, तुम तो काफी कमजोर हो। आगे एंजेलिका कहती है, तो तुम बिना ट्रेनिंग के ही इतने ताकतवर बन गए। इस पर गीस कहता है, मैं तुमसे झूठ क्यों कहूँगा, मैं तो बचपन से ही ताकतवर हूँ। लड़ाई में अपना पेट बचा लेना ताकि तुम मेरे भाई के बच्चों को जन्म दे सको। ये सुनकर एंजेलिका काफी गुस्सा हो जाती है। फिर फाइट शुरू हो जाती है। एंजेलिका ब्लिंक स्टेप से उस पर हमला करती है, लेकिन उसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। वो गीस पर बार बार हमला करती है, लेकिन गीस को ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। एंजेलिका समझ जाती है कि उसके हमले गीस पर काम नहीं करेंगे। फिर वो स्ट्रेटनिंग मैजिक को हटा देती है और माना रिफ्लेक्स इन्वेशन यूज करती है। ये सब देखकर गीस कहता है, तुम जैसा मच्छर मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। फिर एंजेलिका ब्लिंक स्टेप का यूज करती है और गीस पर वार करती है, जिससे गीस को चोट लग जाती है। आगे एंजेलिका कहती है, मुझे मच्छर कहा था, अब देख लिया ना। और इसी तरह ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी अगले एपिसोड में। तब तक आप हमारे दूसरे वीडियो एंजॉय कर सकते हो।